बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जा रहे हैं, शादाबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। दियारे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को खुसूसी मेरा सलाम पहुँचे और उनके लिए दिल से ढेरों दुआएं हैं। ईद करीब आ रही है, आपको अपने प्यारों की याद बहुत सताती होगी। वो लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में मजदूरियाँ कर रहे हैं, मेहनत कश हैं, जो वाइट कॉलर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये दिन करीब आते हैं तो जो दिल पे गुजरती होगी वो कोई दुनिया के अल्फाज उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मुझे एहसास है, ज़ाहिर है, और मैं तो आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आप अपने प्यारों के लिए और इस वतन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। मेरे पास आपको तो सलूट करने और खराज तहसीन पेश करने के अल्फाज भी नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों से इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो खामोशी इख्तियार कर गई। अब पता नहीं क्यों उनकी तरफ से पिछले 2 दिन में कोई बयान नहीं आ रहा, कोई उनके ट्वीट, कोई गुफ्तगू नहीं आ रही। मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि अगर अलीमा खानम की आवाज़ बंद हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के लिए कोई आवाज़ उठा सकेगा। और मैं आगाज़ में खैर इतना पैथेटिक होकर नहीं बोलना चाहता, डिप्रेस होकर भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहरहाल जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। मेरे कुछ दोस्त कमेंट्स में मुझे उन्होंने कहा कि मैंने शाम वाले अपने वीलॉग में जब ये कहा कि इमरान खान साहब के लिए कोई अभी रास्ता नहीं है, तो उनका तो आप तो कह रहे थे कि बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, तो मैं उस पर अभी भी कायम हूँ कि वो है, जारी है। तो मैंने कल के व्लॉग में यही तो अर्ज़ की है आपको कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें जो ख्वाहिशात हैं वो यही है कि अडियाला वालों को पहले कर लेते हैं, फिर बुशा बीबी को कर लेते हैं। वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ही मैं आपको बता रहा था। और यहाँ तक कि आज़म स्वाति साहब की मुलाकात का भी जो मैं बता रहा था वो भी क्लू हैं उसी हवाले से। एनीवे, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन अदालतें जितना ज़्यादा हम उनसे तवक्को बांधते हैं उतनी खैर बांधनी तो नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, पहले तो देखो ना कि पहले तो कहते थे पैसे जड़ा इमरान खान इस्तेमाल करे तो वो पैसे गैर कानूनी है। पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े थे, खान साहब दे कोल नहीं सन, कोना ने लेके को गोली टाफियाँ नहीं खाते थे, वो वहीं पड़े थे। और उन पैसों से खो क्या रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से रिसर्च का काम हो रहा था। ये जी बड़ा गैर कानूनी है जी। अच्छा, उसके बाद अब इतलात ये कि ये पैसे दानिश स्कूल, दानिश यूनिवर्सिटी के नाम पे हुकूमत को मुंतकिल हो गए। लो जी, हुन गए सब जो फारिग हो गए। एक फिल्म में वो क्या कहते हैं, विलन जो था कुरैशी, कौन सा था, हुमायूं कुरैशी, वो ना हीरोइन को गुंडों से बचाता है, फिर बचा के कहता है कि कुड़िया उन्होंने को तो मैं तेनों बचा लिया, मेरे को तेन कौन बचाएगा। तो इमरान खान ने तो गुंडों से पैसे बचा लिए थे 190 मिलियन पाउंड, अब ये पैसे कहाँ कौन बचाएगा। कहते गए समझो फारिग हो गए, ये इसमें खूह खाते में गए तो फिर खत्म हो गए। एनीवे, मैं बता रहा हूँ 14 माह हो गए अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत ताखीर का शिकार। जरा सुने, अप्रैल 2025 में अपीलों पर एतराज खत्म होकर केस 15 मई के लिए मुकर्रर हुआ। 5 जून 25 को नैब की जानिब से इल्तवा की दरखास्त आ गई। 26 जून 2025 को नए प्रोसिक्यूटर के तकर्रुर की वजह से 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई। 16 अक्टूबर 2025 को बेंच की अदम दस्तयाबी और सुप्रीम कोर्ट की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हो गई। 14 फरवरी 2026 को इमरान खान की जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई, जो 26 फरवरी को मुकर्रर हुई। 11 मार्च 2026 को नैब की सजा मुअत्तली की दरखास्त से नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त दायर हुई, समाअत मजीद मुलतवी हो गई। अच्छा, फिर पिछले 17 जून को 14 साल की सजा हुई थी। ये में फिर वो चले छोड़े। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह इमरान खान के रास्ते के अंदर कानून खुद एक दीवार बन के खड़ा हो गया है। कहीं दुनिया में आपने ऐसे सुना कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस को इतना लंबा कर दिया जाए? और कहीं आपने ये सुना है कि एक शख्स की जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी हो, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला लीडर हो, जो सबसे ज़्यादा असम्बली में बैक वक्त मुंतखब होने वाला लीडर हो, और उसके साथ ऐसा हो? मैं किसी और तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा ज़रा 7 ये कर लूँ। ट्रम्प नेतन्याहू की ज़िंदगी के हवाले से कि जिंदा के मर गया, खस कम जहाँ पाक हुआ कि नहीं, इसके हवाले से जो एक बड़ी तवील डिबेट
चल रही है। आज मैंने कहा ज़रा इस पे भी मैं आपसे बात करूँगा, बड़ी दिलचस्प है, आपको एक एक चीज़ मैं जो है वो करूँगा, बड़ी मेहनत नाल में सारा लिख के रखे है कि मैंने कहा यार आपको ज़रा ये पता चले भाई वहाँ बंदा पढ़ा लिखा भी है, ऐडी गल नहीं कि खाली हवाओं में बोले जाता है बस मेहनत करके यार आपके पास कोई चीज़ लेके आते। लेकिन उससे पहले ज़रा असद उल्ला खान साहब जो हैं हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे तो ये एजाज़ भी हासिल है कि वो मैं उसे छोटा भाई कहता हूँ और उसे ये एजाज़ हासिल है कि वो मुझे बड़ा भाई कहता है। तो असदुल्ला खान बड़ा एक जिसे कहते हैं ना बड़ा जवानी बचपन से ही उसके जो था ना अंदाज़ा हो रहा था कि ये कुछ बड़ा काम करेगा। जिस स्कूल में असद साहब पढ़ते थे हम वहाँ कभी कभी मेहमान खुसूसी जाके तकरीरें झाड़ते थे, इनकलाबी ऐसे शुरू तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असद इतना बड़ा साफ़ी माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। उसने एक इंकिशाफ किया, उसने कहा जी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ तो उसमें जो क्या नाम है मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चारों सूबों के वज़राए आला को तलब किया और उसमें फील्ड मार्शल साहब भी तशरीफ़ रखते थे, फिर बिलाल कियानी साहब रखते थे, वज़ीर पेट्रोलियम रखते थे, इसाक डार था और जनाब अली मरियम साहिबा गई, सरफराज बुख्ती साहब गए बलूचिस्तान के वज़ीर आला और सिंध के मुराद अली शाह गए, लेकिन सुहेल अफरीदी नहीं गए और सुहेल अफरीदी ने मुजम्मिल असलम साहब को भेज दिया। अब वो ये कहते हैं कि जी इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि मीटिंग तो ये थी कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो इकोनॉमी को धचका लगेगा, इसे कैसे संभालें, क्या किया जाए और किस तरह किया जाए। और लेकिन हुआ वहाँ ये कि वहाँ पे सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक FIR जो है वो कट गई और FIR कटवाने वालों में वो ना मेरी चीची का छला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लाऊंगी, तो वो चीची का छला उतारने वालों उतर रहा था जिनका, उन्होंने जाकर फिर वहाँ शिकायतें शुरू कर दी। सबसे पहले वो कहते हैं असद कहते हैं कि मरियम साहिबा से कहा गया कि जी मरियम साहिबा इस सूरत हाल पे आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा छोड़ो सूरत हाल देखे, ये जो क्या नाम है सुहेल अफरीदी ये देख लें ये नहीं आए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि मैं इस कीमतों को नहीं मानता और मैं गरीब, ये तो देखने बड़ी ज्यादती है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है सुहेल अफरीदी के खिलाफ कर दी। उसके बाद शहबाज साहब ने सर को हिलाया खामोशी से, जाहिर है भाई एक स्क्रिप्ट एक प्लान कि भाई फील्ड मार्शल साहब तशरीफ रखते हैं, उनके सामने सुहेल अफरीदी को गंदा किया जाए और उनके नज़र में और गंदा किया जाए। अच्छा उन्होंने कहा जी अच्छा जी अच्छा मुराद अली शाह साहब आप कहते हैं, मुराद अली शाह साहब ने भी अपना दुखड़ा बयान करते करते सुहेल अफरीदी पे आ गए कि उन्हें देखें आना चाहिए था, कौमी मामलात हैं और वो एक अलहदा लाइन ले रहे हैं और वो एक अलहदा वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है और ये वो। फिर आगे सरफराज बुख्ती साहब की, तो असद कहते हैं कि सरफराज बुख्ती साहब से वो कितों पीछे रहे, ओए हो जो दो ने क्या उन्होंने कहा ये मैं तो उनको अगे बढ़ के खेडांगा, उन्होंने भी सुहेल अफरीदी के खिलाफ टिका के जनाब बातें की। अब ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ मौजूद थे, असद ने ये नहीं बताया कि फिर उनका क्या रिएक्शन था, लेकिन डेफिनेटली वो खामोशी से ये सारा सुनते रहे। जिसके बाद फिर मुजम्मिल असलम साहब की बारी आ गई। उन मुजम्मिल असलम साहब ऑन बिहाफ ऑफ सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे उन्होंने वो बात करनी थी। एक तो ये हो सकता था कि वो इन बातों की वजाहत करते, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल काम किया क्योंकि वो मईशतदान है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत और पाकिस्तान की मुआशी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस और उनका हल और आने वाले दिनों के हवाले से उन्होंने एक अच्छी जो है इकोनॉमी के ऊपर एक तकरीर की, कुछ तजावीज़ दी, जिसके लिए ये इजलास हुआ था। इजलास इसीलिए हुआ था कि भाई अब हमें करना क्या चाहिए, लेकिन वो इजलास पे पासे रह गया। उन्होंने कहा छोड़ो जी वो करना क्या चाहिए, असी पहला केड़ा कुछ करता कौम लिए जो हुण करना चाहिए। पैदे तो कड़ी है ना जरा कि सुहेल अफरीदी का तो रगड़ा लाइए ना, और फील्ड मार्शल साहब भी बैठे हुए इनके सामने, क्योंकि वज़ीर आज़म के सामने रगड़ा लगाने का फ़ायदा क्या, वज़ीर आज़म क्या बेचारे अच्छे ठीक है। कहते हैं कि मुजम्मिल असलम ने इतनी अच्छी वहाँ पे डिबेट की कि इसाक डार को भी उसकी तारीफ़ करनी पड़ी और इसाक डार को भी ये कहना पड़ा कि आपने बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का ये नक्शा खींचा है। लेकिन फिर मरियम साहिबा ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन सुहेल अफरीदी वो हर मिनट बाद ना सुहेल अफरीदी, तो वो उसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब अपनी इस जो फाइनेंशियल डिबेट है उसके ऊपर पूरी तरह खड़े हुए और बात करते रहे। एक मैंने कहा असदुल्ला खान साहब का इंकिशाफ था, आप तक भी पहुँचाया जाए, जिन तक नहीं पहुँच सका तो मैं कहा ज़रा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। अच्छा जी,
ये जो नेतन्याहू के हवाले से पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट चल रही है कि जिंदा है या मर गया है, और एक हफ्ता हो गया नेतन्याहू के अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं आया और वो बिल्कुल गायब है। कहा यह जाता है कि जब क्या कहते हैं ईरान के अंदर खामनेई साहब शहीद हुए तो उसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिर्फ एक काम किया, और वो ये काम था कि उन्होंने नेतन्याहू की जो लोकेशन है वो ट्रेस की। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसराइल में तो कोई कम ही है वो आपको यहूदी गद्दार मिलेंगे। ये तो मुसलमानों को आजाद हासिल है कि वो इट पुट्टो तो विचों गद्दार निकल आंदा है, और अमेरिका के गुलाम और अमेरिका के पिट्ठू वो एक नहीं 10,000 मिल जाएंगे आपको। ऐसे भी मिल जाएंगे जो 10,000 लोगों की मौजूदगी में ये सोचे बगैर कि भाई हमारा मनसब क्या है, और जनाब ट्रंप देखे बस क्या मैं कहूँ, क्या उसकी जुगनियाँ गाना शुरू कर देंगे, उसके बुलाएं लेने शुरू कर देंगे। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो पब्लिकली पप्पे भी ले लेते। तो उन्होंने वो जगह ट्रेस की, और उसके बाद एक तब खौफनाक किस्म का जो है हमला किया। ये वो चीज़ें हैं जो खुद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, और कहते हैं कि जो उसका घर था नेतन्याहू का वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। यहाँ से फिर ये हुआ कि जी नेतन्याहू जो है वो मारा गया है, क्योंकि उसके भाई के मारने की हलाकत भी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि हमने उसके भाई को भी मार दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू उस रिपोर्टेडली हमले में बहुत शदीद जख्मी हुआ, और उसको एक हॉस्पिटल था जहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया। कहते हैं कि जब उनको शिफ्ट किया गया तो वहाँ इतनी सख्त सिक्योरिटी थी कि ये नहीं पता चल रहा था कि ये कौन बंदा है जिसे लाया गया, जिसे कपड़ों में लपेटा गया था, और बड़ी सिक्योरिटी में ला के उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया, और वहाँ उसके बाद एक शदीद किस्म की सिक्योरिटी जो है वो खड़ी कर दी गई। आज तक अब वहाँ पे वो मौजूद है। अच्छा, इसी दौरान कहते हैं जब जिस दिन ये हमला हुआ और ये सारी हुई, उसी के कुछ देर बाद अमेरिका के अंदर जो उनके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो वॉर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस गुफ्तगू के दौरान एक बंदा भागा आया, उन्होंने कहा पैजनिक में ठहर जाओ, ट्रंप बुलान दे। तो उन्होंने वहीं पे अपना माइक शाइक उतारा और वो जाके ओके, ये बात है हमले के कुछ देर बाद की। जिससे मीडिया ये अखज़ कर रहा है कि नेतन्याहू या मारा गया था या शदीद ज़ख्मी था, जो ट्रंप ने उनको बुलाया, और वापसी में जब वो वापस आया तो फिर उसके ज़बान से जुमले अदा नहीं किए जा रहे थे, जुमले लड़खड़ा रहे थे, और वो पुट्ठा सीधा बोल रहा था। आपने देखा होगा ट्रंप भी फिर उस दिन के बाद से उसका लहजा बदला है। उन्होंने कहा जी मैनू तो कहते सन सारे बंदे जो मेरे गिर्द ने कि ईरान हमला कर देगा तो मैं भी क्या कर दूँगा, अड्डा पोला काका। ठीक है, वो उससे तुमसे ज़्यादा तो जहीन वो है कि वो पोली है कि भाई ने भी पोली नहीं की। तो ट्रंप साहब अब अपना मलबा किसी और पे डाल रहे हैं। बरतानवी वो जो सियासतदान है जॉर्ज गैलवे, उन्होंने भी ये कहा कि इसराइल की परेशानी ये जो है ना बता रही है कि नेतन्याहू दा काम पै गए है और वो फारिग हो गया। खास कम जहाँ पाक एक बात आप सब सुन लीजिए कि अगर ये बात, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से उसकी अपीयरेंस कहीं नहीं है। हाँ, उसकी एक वीडियो आई जिसमें गुफ्तगू कर रहा है, तो उसमें जो सहाफ़ी थे उन्होंने ये दावा किया कि भाईजान ये तो एआई से बनी हुई है, किसी बंदे की 6 उंगलियां हो सकती हैं। नहीं, शुक्र करें कि एआई में उसकी दुम नहीं निकल आई। कहीं पीछे से वो खिताब कर रहा और पीछे से दुम ऐसे ऐसे हिल रही हो, को पता भी नहीं था। ये एआई का दौर है, इसमें कोई पता नहीं चलता। मैं एक दफ़ा एआई था तो मार खा चुके हैं। ट्रंप का एक एआई वाला बयान मैं समझा असली, और मैंने कहा कि ये ट्रंप कहता है इमरान खान को रिहा करो। आज तक मैंने याद है, भूलता नहीं का। वो मुझे ऐसा पंच लगा मंसूर अली खान के शो में कि मैं आज तक नहीं भूलता। मंसूर अली खान का भी मोटरवे वाला इशू चल रहा है, उसमें मैं देखें बिल्कुल क्लियरिटी से बात करनी चाहिए कि अगर मंसूर अली खान ने ओवर स्पीड किए था तो उसको जो पुलिस वाले हैं उन्हें बता देना चाहिए कि कहाँ ओवर स्पीडिंग हुई। इसमें कौन सी इतनी उसकी बात है, पता चलना चाहिए कि भाई किसी ने अगर गलती की है तो कहाँ की है। बहरहाल मैं वापस अपनी उसी बात पे आता हूँ। तो मीडिया जो है वो तो यही रिपोर्ट कर रहा है कि भाईजान वो जा चुके हैं। अगर देखें, मेरी बात याद रखें, जो लोग, मैं एक अरसे से आपको कह रहा था कि जो ईरान में रिजीम चेंज करने का ख्वाब लेके बैठे, उनकी अपनी रिजीम चेंज हो जाएगी। भरा जड़ा ना 100 साल सन्यासी बाबा तो नहीं है, लेकिन हमने 40 साल हो गए साफत करते। मैंने आपको कहा था कि अगर
रिजीम चेंज ईरान में नहीं हुई तो फिर आप समझ लें कि अगर नेतन्याहू मर गया तो समझो इसराइल का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि इसराइल में इस वक्त एक ही चीज है, खौफ, और इतना खौफ है कि आप सोच नहीं सकते। ईरान ने ये बात साबित कर दी कि राह हुसैन पे चलने वाले जो है ना वो वक्त के यजीदों से शिकस्त नहीं खाते। ना हुसैन आज भी जिंदा है, यजीद का नहीं जिंदा। ये जो हर दौर का यजीद है वो यही समझता है कि वो बहुत ताकतवर है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं जाते जाते एक ज़रा खबर सुन लें, बड़ी मज़ेदार 2 खबरें। एक तो लाहौर में के सेफ सिटी में जो उनकी ऐप है ना, पब्लिक सेफ्टी ऐप, थाना सुंदर के इलाके में उन्हें एक शिकायत आई कि जी मेरी बुढ़ी मैनू मार दी है। पुलिस भजी पहुंच गई भी, उन्होंने कहा दुनिया का वखरा ही मरदे भी जिन्होंने उसकी बुढ़ी मार दी। उन्होंने कहा जी मेरी बुढ़ी मैंने मार दी है, बहुत ही भुआड़ा मार दी। भाई दुनिया के हर शौर को कहीं ना कहीं तक कुछ होता है, लेकिन तेरी हिम्मत को सलाम है भाई, तूने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया कि मेरी बुढ़ी मुझे मारती है। वैसे कराची वालों को तो मुबारक होनी चाहिए कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि कराची में एक नया कब्रिस्तान जो है बनाया जा रहा है, और उन्होंने शुक्र है ये नहीं कहा कि हम सिंध में कब्रिस्तानों का जाल बिछा देंगे और हर जगह पे आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा। ये कार्रवाई है, कारकर्दगी है, वैसे वो है तो ऐसे ही कि हर कोने पे एक कब्रिस्तान होना चाहिए। लोगों को जीते जी आपने सहूलतें नहीं देनी है। डंपर वहाँ पे बंदे मारते फिरे, पर्ची माफिया, भत्ता माफिया, चाइना कटिंग, पानी माफिया, वाटर माफिया, सब चलता रहे। उन लोग को, कराची वालों को जीने नहीं देना, मरने के लिए कब्रिस्तान दे देना। बल्ले भाई बल्ले, इसे को कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो जैसे अजीम आदमी को आपकी कारकर्दगी ने वटाई लगा दी है यार। अस्सलाम वालेकुम।